हम अभी विक्टर ऑर्बान की हंगरी में शासन के पतन की खुशी मना ही रहे थे कि पड़ोसी बुल्गारिया में चुनावों में अचानक रूमेन रादेव और उनकी पार्टी ने भारी जीत हासिल कर ली। समस्या ये है कि अब उन्हें बुल्गारिया का विक्टर ऑर्बान कहा जाता है क्योंकि वे रूस के प्रति सहानुभूति और यूरोपीय संघ पर संदेह करते हैं। रादेव का सरकार पर प्रभाव यूरोपीय संघ व नाटो के तहत यूक्रेन को समर्थन देने में और बाधाएं ला सकता है और कई लोग पहले ही मातम मनाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि अगर यूरोप में एक और ऑर्बन आ जाता है जो मॉस्को जाके व्लादिमीर पुतिन के जूते चाटेगा, तो इसका मतलब है कि यूक्रेन को यूरोपीय परिषद में महत्वपूर्ण मतदान के समय फिर से समस्याएं होंगी। अगर मैं कहूं कि बुल्गारिया के रूमेन रादेव को रूस समर्थक माना जाता है और जिनकी पार्टी प्रोग्रेसिव बुल्गारिया संसद में लगभग 55% सीटें ले रही है, वो नया ऑर्बन नहीं बनेगा और यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। यकीन नहीं होता? आइए अभी इसी बिंदु पर चर्चा करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बुल्गारिया में नया ऑर्बन आ गया है, लेकिन मैं कहता हूं वहां कोई नया ऑर्बन नहीं है और यूक्रेन को डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए इस विषय पर बात करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए लिंक मिलेंगी आपके डोनेशन या स्पॉन्सरशिप्स के लिए। आभारी रहूंगा। बुल्गारिया में समय से पहले हुए संसदीय चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व वाले प्रोग्रेसिव बुल्गारिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की। रूमेन रादेव, जिन्हें यूरोस्केप्टिक और प्रो रूसी राजनेता माना जाता है, उनकी पार्टी को संसदीय सीटों का पूर्ण बहुमत मिलेगा। प्रोग्रेसिव बुल्गारिया पार्टी को संसद में 55% सीटें मिल रही है। इसका मतलब है कि उनके पास एकल बहुमत है, लेकिन मैं जोर देके कहता हूं कि 2/3 बहुमत शायद उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरे स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री बोयको बोरिसोव की सेंट्रिस्ट पॉपुलिस्ट गठबंधन गेरेब एसडीएस है। वहां 13.5% वोट मिले हैं। गेरेब के नेतृत्व वाली गठबंधन ने बुल्गारिया की पिछली से पहले वाली सरकार बनाई थी, जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद दिसंबर में इस्तीफा दे गई। तीसरे नंबर पर प्रोडोल झावेम पेरमेनी पार्टी और डेमोक्रेटिक बुल्गारिया गठबंधन को 12.6% वोट मिले हैं। रादेव संसद में इनके साथ नए गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं करते। रूमेन रादेव, जिन्हें विरोधी यूरोस्केप्टिक और प्रो रूसी भी मानते हैं, ने मतदान के बाद बुल्गारिया की यूरोपीय संघ में भूमिका और इस बात पर बोले कि यूरोप को बदलना चाहिए। आगे उनका उद्धरण प्रस्तुत है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बुल्गारिया यूरोपीय रास्ते पर बने रहने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। मजबूत यूरोप में मजबूत बुल्गारिया के लिए आलोचनात्मक सोच और व्यावहारिकता जरूरी है। यूरोप नियमहीन दुनिया में वैश्विक नैतिक नेता बनने की चाह का शिकार है। इसलिए यूरोप को अभी जो करना चाहिए वो है फिर से आलोचनात्मक सोच, व्यावहारिक कदम और अच्छे नतीजे। खासकर नई सुरक्षा संरचना के निर्माण में और औद्योगिक शक्ति और प्रतिस्पर्धात्मकता की पुनर्स्थापना में बड़े प्रयास लगाने में। इसी में बुल्गारिया का अपनी यूरोपीय मिशन में मुख्य योगदान होगा। दिलचस्प बयान है ना? मैं फिर दोहराता हूं, रादेव को किसी वजह से बुल्गारियाई विक्टर ऑर्बन कहा जाता है। चुनाव में मतदान। बुल्गारियाई केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार मतदान काफी कम था, लगभग 47% या थोड़ा सा 3 मिलियन से ज्यादा लोग। वर्तमान चुनाव 2025 के अंत के राजनीतिक संकट का सीधा परिणाम है। तब देश में पिछले 10 वर्षों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये प्रदर्शन 2026 के बजट के खिलाफ शुरू हुए थे, लेकिन जल्दी ही पूरे राजनीतिक तंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध में बदल गए। दिसंबर में सरकार ने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति को एक कार्यवाहक अंतरिम मंत्रिमंडल नियुक्त करनी पड़ी। और बुल्गारिया में फैले पूरे अराजकता को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि 2021 से अब तक देश में 10 सरकारें बदल चुकी है और 8 बार संसदीय चुनाव हो चुके हैं। मतलब हर 6 महीने में एक नई सरकार नियुक्त की जाती थी। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की स्थिरता की बात कैसे की जा सकती है। बुल्गारिया में रादेव पुराने राजनेता भी हैं और कुछ नया भी लाते हैं। वे 2017 से 2026 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, यानी पूरे राजनीतिक संकट के दौरान। लेकिन बुल्गारिया फिर भी एक विशुद्ध रूप से संसदीय गणराज्य है, जहां सबसे अधिक अधिकार सरकार के पास होते हैं।
इसलिए खुद रादेव के पास एक तरफ तो संकट को समाप्त करने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं थे और दूसरी तरफ वे औपचारिक रूप से इस संघर्ष से ऊपर बने रहे। इसलिए वे चुनावों के पसंदीदा उम्मीदवार बने। रादेव को बुल्गारिया का ओरमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का विरोध किया। Мол, поставки болгарского और यूक्रेन के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हाल ही में यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते की भी आलोचना की, जिसे अस्थायी बुल्गारियाई सरकार ने किया था। रादेव ने मॉस्को से संबंध बहाल करने की इच्छा भी जताई थी। हालांकि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए रादेव ने दिखाया कि वो काफी लचीले राजनेता हो सकते हैं और वो यूरोपीय संघ या नाटो की नीतियों के खिलाफ सख्ती से जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने इन यूरोस्केप्टिक विचारों का इस्तेमाल सौदेबाजी और बुल्गारिया के अंदर राजनीतिक लाभ पाने के लिए किया और अक्सर समझौता भी किया। चुनाव से पहले भी उन्होंने अपनी स्थिति काफी बदली। कभी उन्होंने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को ब्लॉक करने की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं किया। उन्होंने कहा था यूरोप को यूक्रेन की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कुछ ब्लॉक नहीं किया। तभी रादेव ने पूर्ण पैमाने पर युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन को सहायता देने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया था, लेकिन अंत में उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन के जल्दी नाटो में शामिल होने के खिलाफ है। रादेव अपने प्रो-रूसी बयानों और मॉस्को के प्रति सहानुभूति के लिए जाने जाते हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि बुल्गारिया को कर्ज को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज मिलेगा, लेकिन बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य इसमें शामिल नहीं होंगे। वे केवल बाधा नहीं डालेंगे। यूक्रेन के लिए यकीन मानिए इतना ही काफी है। एकल जीत के बावजूद रादेव के पास संवैधानिक बहुमत नहीं है। ये वही 2/3 सीटें हैं संसद में, जैसे पेटर मार्डर के पास हंगरी में थीं। इसका मतलब है कि रादेव को आर्थिक सुधार लागू करने के लिए यूरोप समर्थक राजनीतिक ताकतों के समर्थन पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा विक्टर ओरबान के विपरीत रादेव वामपंथी राजनीतिक ताकतों के प्रतिनिधि है, जो डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी नहीं है। इसलिए ट्रंप प्रशासन से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। राष्ट्रपति रहते रादेव समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि थे। असल में ये बुल्गारियाई कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तराधिकारी है। इसके अलावा रादेव विक्टर ऑर्बन और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से भी ज्यादा सतर्क रहेंगे। मैं समझाता हूं। रॉबर्ट फित्सो के पास गठबंधन बनाने के लिए अकेले बहुमत नहीं था। तब उन्होंने यूक्रेन विरोधी अल्ट्रा राइट ताकतों से गठजोड़ किया, क्योंकि उनकी स्थिति का ध्यान रखना जरूरी था, वरना संसद में गठबंधन टूट जाता। अगर आप ध्यान दें तो खुद रॉबर्ट फित्सो यूक्रेन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने और आने जाने में सक्षम हैं। वैसे भी वो खुद को अच्छी तरह पेश कर सकते हैं। स्लोवाकिया लौटने के बाद वो फिर से कुछ सनसनीखेज बयान देने लगते हैं। गठबंधन के साझेदारों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन फित्सो उतने खतरनाक नहीं हैं जितने विक्टर ऑर्बान। इसी स्थिति में रादेव के पास संसद में अकेले बहुमत है। उन्हें गठबंधन बनाने के लिए किसी साझेदार की जरूरत नहीं है। उन्हें साझेदार सिर्फ संवैधानिक बहुमत के लिए चाहिए। इसलिए कट्टरपंथियों की हर बात सुननी जरूरी नहीं। इसके अलावा बुल्गारिया की सबसे कट्टरपंथी प्रो रूसी पार्टी, जिसका नाम वोज़रोज़देनी है, इस बार संसद में पिछली बार की तुलना में लगभग 3 गुना कम सीटें हासिल कर पाई है। 3 गुना कम। रादेव देख और समझ रहे हैं कि उस पार्टी के प्रो रूसी विचारों को बुल्गारियाई जनता का खास समर्थन नहीं मिला। इसलिए इस मुद्दे के साथ खेलना सही नहीं है, वरना जैसा कि कहा जाता है फिर से नए चुनावों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा रादेव को वादा की गई आर्थिक सुधारों को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ की फंडिंग की जरूरत होगी। इसके लिए उसकी विदेश नीति के फैसले यूरोपीय संघ की नीति के खिलाफ नहीं होने चाहिए। दूसरी ओर बुल्गारिया का सैन्य औद्योगिक क्षेत्र यूक्रेन से घनिष्ठ सहयोग करता है और हथियारों की आपूर्ति जारी रखने में रुचि रखता है। इसलिए रादेव के लिए अपने उद्योगपतियों के खिलाफ जाना मुश्किल होगा। संभवतः वे खुद कहेंगे, नहीं, हम हथियार बेचते थे और बेचते रहेंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं कि बुल्गारिया यूक्रेन के रास्ते में बड़ी अड़चन बढ़ेगा। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। याद है पिछले साल यूक्रेन को चेक गणराज्य के चुनावों में आंद्रे बाबिश की जीत से बहुत डर लग रहा था।
उन्हें भी तो एक तरह से चेक विक्टर ऑर्बान कहा जाता था, लेकिन अक्टूबर 2025 में चुनावों में बाबिश जीत गए। लेकिन आखिरकार चेक गणराज्य ने इनकार भी नहीं किया, तथाकथित चेक पहल के तहत तोपखाने के गोला बारूद की आपूर्ति से भी नहीं, क्योंकि पता चला कि खुद देश के लिए यह बहुत फायदेमंद है। मुझे लगता है बुल्गारिया में रादेव के साथ भी यही होगा। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट पे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप्स के जरिए कर सकते हैं। ये कैसे करें? सभी लिंक और विवरण वीडियो के साथ है, जहां लिखा है चैनल का समर्थन करें अलेक्सेई पेची। कोई भी सुविधाजनक तरीका चुनें। आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। यही था। ख्याल रखें। अलविदा।